हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है जहाँ पे आपको डेली लाइव सेशंस देखने के लिए मिलते हैं और कुछ सरकमस्टांसेस में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी हमारे ये रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने पॉलिटी का पार्ट 5 यहाँ तक के एमसीक्यूज को कर लिया है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेहद इजी से जो आपके एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं उनको पढ़ने का ट्राई करते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछता हूँ और आप लोग वहाँ पे अपने मन में या फिर कमेंट में नीचे आंसर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी इस ईमेल आईडी पे, इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का भाग 6। इसके हमें एमसीक्यूज करने हैं क्योंकि हम पार्ट 5 तक कर चुके हैं। बेहद इजी से एमसीक्यूज रहते हैं, बहुत टफ यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ आर्टिकल्स जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं भाग 6 से लेकर के। ठीक है, आप सभी को पता रहेगा जो हमारा भाग 5 है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक होता है। ठीक, यहाँ तक होता है। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टेट स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेट आपका 152 से लेकर के 237 आर्टिकल तक हमारा स्टेट पार्ट चलता है। अब उसमें सारे आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ जो आपको पता रहने चाहिए वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले 153, जिस तरीके से जब हम यूनियन पढ़ते हैं, पार्ट 5 में जब हम लोग यूनियन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन होता है, किसी भी देश का मुखिया। मतलब हमारे देश का जो मुखिया है वो कौन रहेगा, हेड ऑफ स्टेट, वो रहेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पे देश से बात चल रही है। वही हम लोग जब स्टेट्स की बात करते हैं, मतलब राज्यों की बात करते हैं, तो उसका जो मुखिया रहेगा वो कौन रहेगा, गवर्नर। तो वहाँ पे आर्टिकल 52 में सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते थे। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट की बात की जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यपाल। उसके बाद जो ये राज्यपाल है, जिस तरीके से तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट होता है। मैंने बताया था आपको इससे पहले, इलेक्ट होता है। ऐसे ही जो गवर्नर है, गवर्नर क्या होगा, इलेक्ट या फिर अपॉइंट, ये अपॉइंट होगा। कौन करेगा इसको अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, और सेंटर पे जो पीएम होता है वो अपॉइंट होता है, और यहाँ पे जो सीएम होता है वो भी क्या रहेगा, अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी वोट देने जाओगे तो आप लोग अपने द्वारा अगर विधानसभा के चुनाव में तो एमएलए को चूज करते हो, या फिर पार्लियामेंट के चुनाव में तो आप एमपी को चूज करते हो या इनको इलेक्ट करते हो। फिर ये लोग एमएलए अपने में से एक मुखिया चूज करेंगे जो सीएम बनेगा, इसको अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पे। और एमपीज अपने में से एक मुखिया चूज करेंगे जिसको पीएम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपके अपॉइंट होते हैं, और ये दोनों आपके इलेक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो उसके बाद आर्टिकल नंबर 154, जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर की जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, कुछ पार्डन पावर यानी कि जुडिशरी के संबंधित भी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ लेजिस्लेशन से रिलेटेड पावर होती हैं जैसे ऑर्डिनेंस पास करता है। ऐसे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके पास होते हैं, कार्यकारी पावर्स होती हैं। ऐसे गवर्नर के पास भी होती हैं, कुछ पार्डन पावर्स होती हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड है, उसके अलावा ऑर्डिनेंस पास करने की, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यकारी शक्तियाँ भी इसके पास होती हैं, जिनके बारे में 154 में बात की गई है। 161 में इसके बार्डनिंग पावर्स की बात की गई है। 165 में आता है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था जो कि पूरे देश का, जो पूरे देश की जो गवर्नमेंट है उसके लिए वकालत का काम करता है, वकील का काम करता है, ऐसे ही राज्य सरकार के लिए एक वकील का काम करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब देखो, तो ये वाली पावर है, ये मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये जुडिशरी से रिलेटेड हो गई, एक तरीके से हो गई। उसके अलावा जो पार्डनिंग पावर है ये भी जुडिशरी से रिलेटेड हो गई, एक तरीके से देखा जाए, एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही ये जुडिशरी से नहीं, ये आपकी विधान, मतलब क्या बोलेंगे इसको, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर होगी इसकी, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर। तो देखो, ये लेजिस्लेटिव पावर है, इसकी विधायी शक्ति है, ये इसकी जुडिशरी न्यायिक शक्ति है, और ये इसकी कार्यकारी शक्ति है। तो आपको पता है शासन चलाने के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और ये तीनों ही पावर्स कुछ गवर्नर्स के पास भी होती हैं और कुछ वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट का हेड, तो पार्लियामेंट का एक अंग है वो कौन है, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति है।
और यहाँ पे क्या होता है आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर 214 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। देश राज्य के लिए हाई कोर्ट्स होंगे और हर राज्य की अपनी एक हाई कोर्ट होगी, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है, लेकिन हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। ठीक, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, 124 में क्या था आपका सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे क्या आपका हाई कोर्ट है। 215 में हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई केस गया जो हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जज ने समाधान किया, कुछ कानून बना दिया, कुछ जजमेंट उसमें दिया उसने। अब जो भी उस केस से संबंधित जजमेंट यहाँ पे दिया गया, अगर भविष्य में ऐसा ही केस वापस आता है तो सेम चीज़ वहाँ पे फॉलो की जाएगी। मतलब अब जो इसने जजमेंट दिया था यहाँ पे, यही चीज़ इस केस के लिए भी लागू होगी। ठीक है, जो जजमेंट एक बार दे दिया गया वही चीज़ यहाँ पे लागू होगी, अन्य अगर अगली बार वो केस यहाँ पे आता है तो। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 226 जो है यहाँ पे, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 32 में, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं रिट्स जारी करने की। रिट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है तो आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आपके लिए रिट्स को जारी करेगी वहाँ पे, और देखिए कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट का हनन किया है उसके लिए कौन सी रिट सूटेबल है और वो उस रिट को जारी कर देगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 226 है, यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य किसी भी मामले के लिए रिट को जारी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स को जारी कर सकती है, उसके अलावा कोई अन्य चीज़ के लिए रिट्स को जारी नहीं कर सकती है। तो हाई कोर्ट की पावर या इसका यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल जो एरिया है रिट जारी करने के लिए वो ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक, उसके बाद 233 जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के बात चलती है, और 235 है जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा हाई कोर्ट का, ये बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हैं एमसीक्यूज। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधे यहाँ पे आंसर्स करेंगे। ठीक है, जिसको पता रहेगा जस्ट अपनी नॉलेज को चेक करेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर। राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के कौन सा पार्ट यहाँ पे डील करता है। पार्ट नंबर वन में क्या है, यूनियन और उसकी स्टेट्स, यानी यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। पार्ट नंबर 2 इसमें क्या है आपका, सिटीजनशिप की बात की जाती है, हमने देखा था। ठीक है, सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 6 जो हम अभी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है। ठीक है, स्टेट की बात, यहाँ पे पंचायत वगैरह की, तो स्टेट की बात की जाएगी। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, और यही इसका सही आंसर भी है। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में क्या है, पंचायत है, और उसके बाद 9A में क्या आपका म्यूनिसिपैलिटीज आती है। व्हाट डज आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू। भारत के संविधान का आर्टिकल 12 किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। आर्टिकल 12 की बात चल रही है। ठीक है, क्यों बोला गया 12, भले हमारा पार्ट 6 चल रहा है, लेकिन पार्ट 6 उसके बारे में, स्टेट के बारे में। ठीक, स्टेट के बारे में, लेकिन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसको हम लोग स्टेट बोलेंगे, ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है। ठीक है, कहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल नंबर 12 में। और 12 कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 3 में आता है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आपके मूल अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय होम। एक राज्य का जो गवर्नर है वो उसको कौन अपॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति क्या होता है, हमेशा इलेक्ट होता है, लेकिन जो गवर्नर है वो क्या होता है, अपॉइंट होता है। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, यही राष्ट्रपति, यानी कि जो राज्य है उसको चलाने के लिए जो एक नुमाइंदा है इस राष्ट्रपति का, वो है ही कौन, गवर्नर है। अपने एक नुमाइंदे को यहाँ पे भेजता है और बोलता है कि तुम इसको हेड करोगे। तो अपॉइंट कौन करता है इसको, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे एमपीज वगैरह इलेक्ट, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट बोलता हूँ तो राज्यसभा, लोकसभा सब आ जाता है वहाँ पे, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी भी हैं भारत में वो सब, और दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज की जो स्टेट असेंबलीज हैं, मतलब जो वहाँ की असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स मिल करके एक राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं।
ठीक है। लेकिन जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन कर देगा, सीधा सीधा राष्ट्रपति अपॉइंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर पता रहेगा पहले से, ठीक है। अगला, विच आर्टिकल डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगी, इससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित ये प्रावधान है। जस्ट अभी अभी आपको बताया था 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पे, कैलकाटा में। लेकिन जब वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी तो कौन सा एक्ट था, वो 1773 का एक्ट था, जिसके माध्यम से इसको 1774 में इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। लॉर्ड एलिजा इम्पे ये पहले क्या थे, यहाँ के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आर्टिकल नंबर 124 में बात की गई थी। लेकिन अगर आपको बताना है हाई कोर्ट के बारे में तो इस एक को खिसका के बीच में डाल दो, यानी कि 214। तो आर्टिकल नंबर 214 है जो हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर बात करता है, और ये भी बात की जाती है कि हर स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगी, और दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए भी सेम हाई कोर्ट बनाई जा सकती है। जैसे आपने हरियाणा वगैरह में देखा होगा, हरियाणा पंजाब इनकी एक ही हाई कोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। 214 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड इन स्टेट। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, अभी राष्ट्रपति की शक्ति भी है, आपको पता ही है, और स्टेट से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो राष्ट्रपति रूल एक स्टेट में लगाया जा सकता है, तो कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है। 3 तरीके की इमरजेंसीज हमारे देश के संविधान में, 352, 356, 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल की बात की जाती है, यानी कि इसको हम लोग जनरल स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अभी तक 3 बार भारत में लग चुका है। 356 तो बहुत बार लग चुका है, लगता ही रहता है 356 प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, और ना ही लगे तो ये बेहतर भी है हमारे लिए, ठीक है। तो 360 तो ये है, 356 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो एक एमएलए है जिसको आप इलेक्ट करते हो विधानसभा के चुनाव में, जिसको आप वोट दे के आते हो, उस एमएलए का टेन्योर क्या होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 4, 5, 6 या 3 साल। 4, 5, 6, 3 कितना इसका कार्यकाल होता है आपको बताना है, ठीक है। एमएलए का टेन्योर क्या होता है, 4, 5, 6, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है अधिकतर जितने भी ये होते हैं सभी का टेन्योर कितना कितना साल का रहता है, 5-5 साल का रहता है। सरकार 5 साल की तो रहती है देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीड्रॉइंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट। ठीक है, एक स्टेट में अगर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करना है तो इसके लिए कौन सी बॉडी इनमें से संबंधित है, मतलब उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिड्रॉ करने के लिए। तो कौन रहेगी, क्या वहाँ की विधानसभा या फिर राष्ट्रपति या यूनियन कैबिनेट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन इस चीज़ को संभालेगा कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिड्रॉ करना है कि नहीं। तो बहुत लोगों को लग सकता है राज्य की बात चल रही है तो विधानसभा इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, उसके पास ये शक्ति नहीं होती है। इलेक्शन रिलेटेड कोई भी चीज़, इलेक्शन से संबंधित कोई भी चीज़ ये हाथ उस पर नहीं डालते हैं। राष्ट्रपति भी ये नहीं करता है, यूनियन कैबिनेट भी ये नहीं करती है। कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो उसको कौन डील करता है, राष्ट्रीय भारत का चुनाव आयोग इसको डील करता है, ठीक। अगला, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के किस पार्ट में, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई। एक होता है आपका यूपीएससी, जिसको बोलते हैं क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये बोलते हैं। ये जो 1773 या 1793 आया था, जो एक्ट आया था वहाँ पे, उस पर ही क्या किया गया था, आईसीएस स्टार्ट किया गया था, आपको पता रहेगा, चेक कर लेना इसको। 1773 या 93 में से एक है जहाँ पे आईसीएस स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और पहले इंडियन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आईसीएस जिन्होंने क्लियर किया था रिटन एग्जामिनेशन। सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने जो आईसीएस ऑफिसर बने थे, ठीक है। लेकिन इसके एग्ज़ाम तब लंदन में होते थे। 1923 में इसका एग्ज़ाम किया जाना स्टार्ट किया गया भारत में। लॉर्ड रीडिंग को ये श्रेय जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका फादर कहा जाता है, ठीक है, आईसीएस सिविल सर्विसेज का। तो इसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको क्या बोला गया, यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये केंद्र की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस,
इन सभी को, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसको देख रेख करती है। लेकिन सेम जैसे केंद्र के लिए एक ऐसे स्टेट के लिए भी होती है, इसको हम लोग SPSC बोल देंगे जनरली, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यहाँ पे आप उस स्टेट का नाम लगा दो, जैसे यूपी, ठीक है, या फिर UKPSC लगा दो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC लगा दो, RPSC लगा दो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से हो जाता है। स्टेट एस की जगह पे आप उस स्टेट का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसके बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है, आपको ये आंसर करना है। तो कौन से पार्ट में बताया गया इसके बारे में, पार्ट नंबर 14, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 14 में 312 से लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं सब, और यहीं पे इनकी बात की जाती है। UPSC SPSC सबकी एक साथ की जाती है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ एक मिनिमम एज क्या है MLA बनने के लिए। ठीक है, MLA का कार्यकाल आपने देखा था पीछे कितना था, 6 साल का था। अब MLA के लिए एक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए हमारे देश में, अगर आपको MLA बनना है तो 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत लिस्टेड। कौन से शेड्यूल में पंचायत के बारे में बात की गई है। पहले ओरिजिनली पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो पंचायत कौन से शेड्यूल में है आपको ये बताना है, इनमें से कौन से शेड्यूल में इसकी बात की गई है। इसका आंसर रहेगा आपका पार्ट शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 में पंचायत की बात की गई है, और शेड्यूल नंबर 11 के हिसाब से पार्ट नंबर 9 में पंचायत को जोड़ा गया, और शेड्यूल 12 के हिसाब से पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, दोनों को जोड़ा गया यहाँ पे, पार्ट 9A और शेड्यूल 11 और 12, यानी कि अनुसूची 11 और 12 में इनको रिस्पेक्टिवली जोड़ा गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था आपका पार्ट 6 से कुछ इजी से MCQs और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इनसे और वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपको पता ही है, हम डेली 12 बजे ये सेशंस लेके आते हैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का। उसी कड़ी में आज का भी था। अब कल फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा, और मंडे से वापस आपके लिए शेड्यूल के हिसाब से कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो आपको ये सीरीज़ को देखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में, जो भी कुछ होगा हमारा। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।